हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पेशवाओं का उदय। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था पेशवाओं का उदय या पेशवाओं का काल। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं का काल, पेशवाओं का उदय हमारा टॉपिक चल रहा था। उसमें हम पहले मराठा साम्राज्य के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। साहू के बारे में कल मैं आपको बता चुकी थी। इसके अलावा साहू के शासनकाल में जो प्रथम पेशवा बना था वो था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जो है, साहू ने बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा का पद प्रदान किया था। जैसा कि शिवाजी का जो प्रशासन था उस प्रशासन के अंतर्गत पेशवा का पद पहले से ही था, लेकिन पेशवा का जो पद था वो पद इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था। इससे पहले जब साहू का काल आया, साहू का समय आया, 1708 में सतारा पर जो है उसने अपने साम्राज्य का प्रारंभ किया था, सतारा से प्रारंभ किया था और 1713 में बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। जैसे ही उसने अपना पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ ने जो है चारों तरफ मराठा साम्राज्य की प्रगति करनी प्रारंभ कर दी थी। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जो है उन्होंने सैयद बंधुओं के साथ जो है मित्रता की, सैयद बंधुओं के साथ संधि की और मुगल साम्राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। हस्तक्षेप करने के साथ साथ अपनी शक्ति को किस तरीके से बढ़ाया। जो मुगल साम्राज्य अस्थिर काल यानी कि अस्थिरता की ओर बढ़ रहा था, उस साम्राज्य को देखकर अपनी शक्ति को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए, ये बालाजी विश्वनाथ की कूटनीतिज्ञता ही थी। ठीक है, अब क्योंकि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होने के बाद उनका योग्य पुत्र बाजीराव 1720 में पेशवा के पद पर आसीन हुआ। ठीक है, बाजीराव का समय था 1720 से लेके 1740 ईस्वी। 20 साल जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में लेकर वो आ चुके थे। तो बाजीराव जो है वो बालाजी विश्वनाथ के योग्य पुत्र थे और जिस समय बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई थी 1720 में, वो उस समय मात्र 20 वर्ष के ही थे, क्योंकि उनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और जब इनको पेशवा का पद मिला तो उस समय इनकी आयु मात्र 20 वर्ष ही थी। लेकिन 20 वर्ष की आयु में भी ये एक महान योद्धा के रूप में उभर कर आए और जैसे ही इनको पेशवा का पद मिला, मराठा साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि या चौमुखी विकास जो हुआ था, जिस पेशवा के काल में मराठा साम्राज्य का चौमुखी विकास हुआ था, वो पेशवा बाजीराव ही थे। साहू ने इन्हें जो है पेशवा का पद प्रदान किया और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि करनी शुरू कर दी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि बाजीराव जो है शुरू से ही जो है कुशाग्र बुद्धि के थे, कुशल कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और इसके साथ जो है महान योद्धा भी थे। यानी कि शक्ति में जो है वो विश्वास रखते थे और संपूर्ण हिंदुत्व साम्राज्य को बनाने की उनकी अत्यधिक लालसा थी, क्योंकि वो शिवाजी से बहुत प्रभावित थे। तो जब उनको पेशवा का पद प्रदान किया गया, क्योंकि साहू जो है वो पूरी तरीके से जो है उन्होंने राज्य का पूरा विस्तार या राज्य का प्रशासन वगैरह सब कुछ जो है पेशवाओं के ऊपर ही छोड़ रखा था, तो पेशवा जो है उस समय एक तरीके से जो है राजा की भूमिका ही निभा रहे थे। यानी कि राजा साहू था, लेकिन पूरी तरीके से शक्ति का जो विस्तार किया जा रहा था, जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे वो पेशवा के द्वारा ही लिए जाते थे। तो बाजीराव के पास शक्ति और पद दोनों आ गए थे 1720 में पेशवा का पद प्राप्त करने के बाद। अब जब उनको पेशवा का पद प्राप्त हो गया, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहला जो उनका संघर्ष हुआ था वो हुआ था निजाम के साथ संबंध या निजाम के साथ संघर्ष। ठीक है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि मुगल साम्राज्य जब छिन्न भिन्न हो रहा था या मुगल साम्राज्य जब अस्थिर स्थिति से गुजर रहा था, पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो उस समय जो है आसफ जहां निजाम उल मुल्क, पूरा नाम था उसका आसफ जहां निजाम उल मुल्क, ठीक है, आसफ जहां निजाम उल मुल्क जो है वो दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का जो है लगातार वृद्धि कर रहा था। आसफ जहां निजाम उल मुल्क, ठीक है, तो आसफ जहां निजाम उल मुल्क की ये इच्छा थी कि किसी भी तरीके से दक्षिण भारत को वो पूरी तरीके से स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर ले। लेकिन दक्षिण भारत में, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बना के बताना चाहूँगी, एक छोटा सा डायग्राम जो है मैं आपको बता देती हूँ। मैप से जो है क्या है बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मराठा यहाँ थे, मराठाओं की शक्ति यहाँ थी पूर्व में
अब जब मराठाओं की शक्ति यहाँ थी तो वो लगातार जो है दक्षिण भारत में अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, दक्षिण भारत में अपनी शक्ति की वृद्धि करना चाहते थे। और निजाम भी अपनी शक्ति की वृद्धि दक्षिण में चाहता था। यहाँ मराठा और यहाँ निजाम, ठीक है, मराठा और निजाम। अब जब मराठा भी शक्ति वृद्धि चाहते हैं, निजाम खुद को यहाँ स्वतंत्र स्थिति में चाहता है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कि दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी और उस टकराव का परिणाम ये हुआ कि मराठा और निजाम के बीच में जो है पूरी तरीके से युद्ध जैसी नौबत उत्पन्न हो गई थी। लेकिन एक चीज़ कि निजाम मुल्क जो है वो ये जानता था कि वो मराठों को पूरी तरीके से डायरेक्ट युद्ध में परास्त नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसने जो है कूटनीतिज्ञता बनानी शुरू की। कूटनीतिज्ञता किस तरीके से कि साहू जो है, साहू, ठीक है, साहू के पास सतारा था और ताराबाई के पास बाकी का आधा कोल्हापुर जो है ताराबाई के पास था। अब सतारा यानी मराठा साम्राज्य की मेन शक्ति यही थी, लेकिन ताराबाई के पास भी कोल्हापुर था, तो शिवाजी द्वितीय के पास, ठीक है। तो उसने कोल्हापुर के जो मराठा साम्राज्य की या मराठाओं की जो दूसरी शाखा जो कोल्हापुर में थी, वहाँ पर उन्होंने कोल्हापुर को भड़काना शुरू किया साहू के प्रति, ठीक है, साहू के प्रति जो है लड़ाई झगड़े करवाने शुरू किए। तो इस बात का पता जब बाजीराव को चला तो बाजीराव ने निजाम को पूरी तरीके से जो है, निजाम को कह सकते हैं कि उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए जो है पूरी तरीके से उसने ठान ली। और उसका परिणाम ये हुआ कि 1728 में जो है उसने निजाम के विरुद्ध युद्ध कर दिया। अब जब निजाम के विरुद्ध युद्ध कर दिया तो उस युद्ध में जो है निजाम परास्त हुआ और बाजीराव विजय हुआ, ठीक है, बाजीराव विजय हुआ और निजाम परास्त हो गया पालखेड़ा के युद्ध में। अब जब निजाम पालखेड़ा के युद्ध में परास्त हो गया तो दक्षिण भारत में मराठाओं की शक्ति में वृद्धि होती चली गई। अब वृद्धि किस तरीके से हुई थी ये तो मराठाओं को भी पता था कि यदि उन्होंने पूरी तरीके से दक्षिण में अपना कब्जा जमाना चाहा तो भी निजाम चुप या शांति से नहीं बैठेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जो है दक्षिण भारत से चौथ और सरदेश मुखी लेना जो है वो निजाम को मजबूर कर दिया कि वो मराठों को दक्षिण भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने देगा। तो ये जो है ये बाजीराव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को विस्तृत करने में। दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को विस्तार करने के लिए जो है ये इसका कदम था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है निजाम के साथ जो है बाजीराव की ये पहली उपलब्धि थी और पहली उपलब्धि के अंतर्गत जो है बाजीराव को पूरी तरीके से सफलता भी प्राप्त हुई थी। अब दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, हमारा गुजरात तथा मालवा विजय। बाजीराव की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है गुजरात तथा मालवा विजय, ठीक है। गुजरात तथा मालवा विजय जो है वो बाजीराव की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। कैसे कि गुजरात जो है वो अकबर ने जीता था। क्यों जीता था? क्योंकि पश्चिमी समुद्री रास्ते से आने के लिए जो है गुजरात महत्वपूर्ण था व्यापार के लिए। अब जब से जो है अकबर ने गुजरात को विजित किया था तब से वो मुगलों के पास ही था, लेकिन बाजीराव को भी पता था कि यदि गुजरात पर अधिकार कर लिया जाए, ठीक है, गुजरात पर अधिकार कर लिया जाए तो गुजरात के जो प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय जो जलीय मार्ग हैं उन पर भी अधिकार स्थापित हो जाएगा और उन पर अधिकार स्थापित होने के बाद जो है पूरी तरीके से जो है व्यापार वृद्धि हो जाएगी। तो गुजरात और मालवा, ठीक है, मालवा यानी ये मध्य प्रांत, तो गुजरात और मालवा को विजित करने के लिए बाजीराव ने ठानी और इसके अंतर्गत उसने जो है, क्योंकि गुजरात और मालवा उस समय मुगलों के पास ही थे, गुजरात मालवा पर बाजीराव ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद इनको भी चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए बाध्य कर दिया और पूरी तरीके से जो है अपना अप्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ पर स्थापित कर लिया। तो गुजरात और मालवा ये भी बाजीराव को प्राप्त हो गए। अब क्योंकि निजाम पहले से ही निजाम की शक्ति को बाजीराव कम कर चुका था, दक्षिण भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूल करता था, गुजरात मालवा भी उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। तो अब जो है यानी शाहू जिसने सतारा से अपना राज्य स्थापित किया था, सतारा से अपना साम्राज्य उसने प्रारंभ किया था, अब उस साम्राज्य की बाउंड्रीज जो है वो काफ़ी दूर दूर तक पहुँच चुकी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा हमारा बुंदेलखंड की विजय। बुंदेलखंड की विजय जो है वो भी एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। बुंदेलखंड जो है प्रांत जो है मध्य में ही था बुंदेलखंड। तो इस बुंदेलखंड को जीतने के लिए या बुंदेलखंड के अंतर्गत जो छत्रसाल नामक राजा था,
छत्रसाल राजा जो है वो मुगलों के साथ जो है पूरी तरीके से विरोध स्थिति में था, यानी मुगलों का विरोधी था और मुगलों के साथ जो है उसका संघर्ष चल रहा था। इस चीज़ का फायदा जो है बाजीराव ने उठाया। किस तरीके से कि बाजीराव ने छत्रसाल को पूरी तरीके से सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अब छत्रसाल को सपोर्ट दिया तो छत्रसाल जो है वो छत्रसाल की सेना जो है, सेना में वृद्धि हो गई, सेना की शक्ति में वृद्धि हो गई और छत्रसाल ने मुगलों को परास्त कर दिया। अब जब छत्रसाल ने मुगलों को परास्त कर दिया तो वो इस बात से बहुत खुश हुआ, बाजीराव की मित्रता से बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने जो है कालपी, झांसी और सागर यानी लगभग जो है ये मध्य प्रांत जो था वो उसने जो है बाजीराव को दे दिया, बहुत खुश होकर भेंट स्वरूप में। ठीक है, तो जब बाजीराव को कालपी, झांसी, सागर ये जो मालवा का प्रांत था, बुंदेलखंड का जो महत्वपूर्ण जगह थी, ये जब इसको प्राप्त हो गई, इसे प्राप्त होने के बाद जो है मराठों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। मराठों की शक्ति जो है पूरी तरीके से अपनी उच्च स्थिति तक आ चुकी थी। ठीक है, अब इसके अंतर्गत यानी बाजीराव का एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि, बाजीराव की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, यानी बाजीराव के समय में होने वाला घटनाक्रम या बाजीराव के समय में होने वाली उपलब्धियां, मराठा साम्राज्य में अतिरोत्तर वृद्धि करने के जो कदम बाजीराव बढ़ा रहे थे, उन कदम में, उन स्टेप्स में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप जो था वो था दिल्ली पर आक्रमण। ठीक है, उस समय दिल्ली में मोहम्मद शाह का साम्राज्य था। मोहम्मद शाह स्वयं जो है एक अयोग्य ही था, पूरी तरीके से जो है वो मुगल साम्राज्य को संभाल भी नहीं पा रहा था। तो वो मोहम्मद शाह को ये तो पता ही था कि पूरी तरीके से जो है पेशवा अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर रहे हैं और मराठों की स्थिति अत्यधिक मजबूत होती जा रही है। अब जब मराठों की स्थिति मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली तो उसके आसपास यानी दिल्ली में तो पूरी तरीके से जो है दिल्ली के लिए समस्या बन सकता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो चारों तरफ फैला हुआ था, अधिकांश तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी शक्ति में वृद्धि तो चाहते ही थे या अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे समय में जो है मोहम्मद शाह जो था, मोहम्मद शाह लगातार जो है निजाम को भड़काता था, क्योंकि उसको पता था कि निजाम और बाजीराव के बीच में जो है कटुता है। ठीक है, निजाम और बाजीराव के बीच में कटुता है, तो इस चीज़ का फायदा उठाना चाहता था मोहम्मद शाह। लेकिन ये चीज़ उसके ऊपर ही उल्टी हो गई कि बाजीराव ने जो है मोहम्मद शाह और उसके वजीर दोनों की शक्ति को पूरी तरीके से नीचा दिखाने के लिए उसने दिल्ली पर एक आक्रमण किया। 29 मार्च 1737, ठीक है, 29 मार्च 1737 को जो है एक भीषण आक्रमण दिल्ली पर किया गया। 4 बुंदेलखंड सबको यानी पूरे मध्य भारत को क्रॉस करते हुए वो दिल्ली पर उसका आक्रमण हो गया। दिल्ली पर एकदम से आक्रमण हुआ तो इसमें मोहम्मद शाह बुरी तरीके से घबरा गया और दिल्ली से जो है भागने की कोशिश भी करने लगा था। तो इस घटनाक्रम के बाद जो है बाजीराव को एक तो दिल्ली की स्थिति का पता चल गया कि दिल्ली यानी मुगल शासकों की कैसी स्थिति है, कितनी महत्वपूर्ण स्थिति में वो है, यानी कि वो उतनी महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं है। तो इस तरीके से 29 मार्च 1737 को जब भीषण आक्रमण हुआ उसमें मोहम्मद शाह जो है उसको पूरी तरीके से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। भागा नहीं था लेकिन वो भागने की कोशिश कर रहा था। उसको पता चल गया कि वो पूरी तरीके से बाजीराव से मुकाबला नहीं ले सकता है। तो अब इसके अंतर्गत जो है निजाम ने इसमें मध्यस्थता दिखाई। निजाम ने जो है मोहम्मद शाह की सहायता भी करनी चाहिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और भोपाल के आसपास जो है दोनों के बीच में युद्ध हुआ, यानी निजाम और बाजीराव के बीच में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि निजाम मुगल शासकों को सहायता दे रहा था और अपनी सेना लेकर आया था, लेकिन दोनों में युद्ध हुआ, निजाम परास्त हुआ। तो निजाम ने जो है मोहम्मद शाह ने मुगल शासक से संधि करवाने का प्रस्ताव रखा जो कि बाजीराव ने स्वीकार कर लिया। अब मुगल और बाजीराव के बीच में संधि हो गई और संधि के अंतर्गत जो है बाजीराव को यानी मराठों को मालवा मिल गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज मालवा जो है वो मराठों का स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया और बदले में 50 लाख रुपए भी प्राप्त हो गए युद्ध हार जाने के रूप में। तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई और साम्राज्य विस्तार भी हो गया, यानी कि तो सोने पे सुहागा हो गया कि मालवा भी मिल गया और 50 लाख रुपए जो है वो वार्षिक हर्जाना भी प्राप्त हो गया था युद्ध हर्जाने के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से धन भी प्राप्त हुआ और राज्य भी प्राप्त हुआ। वैसे भी एक कहावत है, इतिहासकारों ने इसमें एक विश्लेषण दिया है कि बाजीराव कहते थे मुगल साम्राज्य की स्थिति को देखकर कि ये एक बड़ा वृक्ष है और इस वृक्ष के तने पर प्रहार करो तो पूरी
पूरी तरीके से जड़ें इसकी हिल जाएंगी और बाकी की टहनियाँ तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो इस तरीके से उसको पता था कि मुगल साम्राज्य में बहुत बड़ी शक्ति नहीं है और वो उस पर आक्रमण कर सकता है, उस पर अपना प्रभाव जमा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मुगल साम्राज्य को भी बाजीराव के सामने झुकना पड़ा, मालवा देना पड़ा, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में देने पड़े और मुगल साम्राज्य को चौथ और सरदेश मुखी कर भी देने पड़े। ठीक है, यानी कि चौथ और सरदेश मुखी कर जो है वो मराठा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के यानी पैसा इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा साधन था। तो ये कर देने के लिए भी बाध्य हो गया मुगल साम्राज्य मराठों को। तो मराठों को कर भी प्राप्त हुए, वार्षिक युद्ध हर्जाना भी प्राप्त हुआ और राज्य भी प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से दिल्ली पर जो आक्रमण था या मुगलों पर जो बाजीराव का प्रभाव था या मुगलों पर बाजीराव ने जो आक्रमण किया था वो आक्रमण बहुत ज़्यादा सफल रहा था और उसकी सफलता जो है वो मराठा साम्राज्य के लिए एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ी मजबूत कड़ी का काम किया था। क्योंकि अब मराठा साम्राज्य जो है सिर्फ छोटा सा राज्य नहीं था बल्कि दक्षिण में भी उसका प्रभाव था, मध्य में भी था, बुंदेलखंड तक था। मुगलों से तो वो चौथ सरदेश मुखी लेते ही थे और गुजरात तक भी प्रभाव था। चौतरफा प्रभाव मराठों का स्थापित हो चुका था बाजीराव के समय में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 1740 में बाजीराव की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद जो है उनका पुत्र बालाजी बाजीराव जो है वो नया पेशवा बना था। ठीक है, तो अब हमारा जो है एक और पॉइंट इसमें आएगा कि यदि हम बाजीराव की उपलब्धियां को देखें तो इन बाजीराव की उपलब्धियों को देखते हुए जो है यदि हम उनका मूल्यांकन करें, उनको कंक्लूजन निकालें तो हम निसंदेह पूर्वक ये कह सकते हैं कि बाजीराव जो है एक कुशल योद्धा थे। कुशल योद्धा थे, उनको पता था कि मुगलों से किस तरीके से जीतना है, उन्हें पता था कि मुगलों का तोपखाना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए वो डायरेक्ट युद्ध न करके जो है छद्म युद्ध या फिर जो है रसद सामग्री काट देना, इस तरीके की युद्ध पद्धतियाँ वो अपनाते थे। और कुशल योद्धा तो वो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है कि पलक झपकते ही वो दिल्ली पहुँच गए थे और मुगलों को जो है उनकी पूरी स्थिति का उन्होंने दिखा दिया कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है और मराठी कहाँ हैं। इस तरीके से अपने 500 तेज घुड़सवारों को लेकर जो है वो पलक झपकते ही दिल्ली पहुंच चुके थे। तो इस तरीके से कुशल योद्धा थे बाजीराव, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरा जो है वो महान कूटनीतिज्ञ भी थे, इसमें भी कोई शंका नहीं है। महान कूटनीतिज्ञ इस तरीके से थे कि यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो बाजीराव को ये पता था कि यदि दिल्ली पर सीधे आक्रमण किया जाएगा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया जाएगा तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। निजाम यानी कि दक्षिण भारत पर पूरी तरीके से डायरेक्ट अधिकार कर लिया जाएगा तो भी उनके लिए एक समस्या बन सकता है। इसीलिए मराठों ने कभी भी डायरेक्ट अधिकार नहीं किया, उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी कर लिए कि अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई और उन पर अधिकार भी स्थापित हो गया और इसके अलावा जो है उनको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। तो कुशल कूटनीतिज्ञ थे बाजीराव, इसमें कोई शंका नहीं है। छत्रसाल के साथ उन्होंने मित्रता की क्योंकि वो हिंदू शासक थे और हिंदू शासकों को हमेशा सपोर्ट करते थे। मुगल जो कि जाट सिख वगैरह उनसे अपने पूरी तरीके से जो है अपना मन मुटाव कर चुके थे, बाजीराव ने बहुत ही यानी कुशल कूटनीतिज्ञता के तहत जो है जाट हैं, सिख हैं, ठीक है, और अन्य जो है जैसे राजपूत शासक हैं, इन शासकों के साथ उन्होंने अपनी गहरी मित्रता जो है दिखाई, गहरी मित्रता उनके साथ रखी और पूरी तरीके से जो मुगलों को एक तरीके से कह सकते हैं अलग थलग कर दिया था। तो इस तरीके से कुशल कूटनीतिज्ञ थे बाजीराव। दूसरा जो है राज्य निर्माता तो थे ही, साम्राज्य विस्तारक थे, इसमें कोई शंका नहीं है कि उनके समय में यानी बाजीराव के समय में जो है मराठा साम्राज्य की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी थी, साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अब मराठा साम्राज्य जो है बुंदेलखंड, मध्य मालवा वगैरह तक पूरी तरीके से विस्तृत हो चुका था, एक बड़े विशाल साम्राज्य का निर्माण हो चुका था, जिसमें कुछ गुजरात का प्रदेश क्षेत्र भी था, मध्य मालवा, बुंदेलखंड, ठीक है, महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो अब मराठों के पास था। तो इस तरीके से बाजीराव पेशवाओं के समय में तीनों पेशवाओं में एक प्रमुख पेशवा के रूप में उनका नाम, वैसे तीनों ही पेशवा बहुत महत्वपूर्ण थे, तीनों ही पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को अत्यधिक वृद्धि उन्होंने की थी, लेकिन बाजीराव के समय में जो है मराठाओं की एक्चुअल कह सकते हैं कि विस्तार और एक्चुअल स्थिति वो महत्वपूर्ण स्थिति में वो आए थे। तो इस तरीके से बाजीराव का नाम पेशवाओं के समय में एक महत्वपूर्ण पेशवा के रूप में लिया जाता है और मराठा साम्राज्य की वृद्धि करने में, मराठा साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये था हमारा बाजीराव और बाजीराव का योगदान, इन पेशवाओं के काल में बाजीराव का योगदान या बाजीराव की उपलब्धियाँ।
से क्वेश्चन आ सकता है। 3 पेशवा हैं, लेकिन तीनों पेशवाओं के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि तीनों का एक आए, तीनों का एक भी आ सकता है 10 मार्क्स के लिए कि मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के उदय का वर्णन कीजिए या पेशवाओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, इस तरीके से भी आ सकता है। लेकिन फिर भी अलग भी आ सकता है कि सिर्फ बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव को ही पूछा जाए या बालाजी बाजीराव को ही पूछा जाए। तो तीनों अलग अलग करके भी पूछे जा सकते हैं और एक भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग आने की संभावना ज़्यादा है, इसीलिए हमें थोड़े से विस्तार से पढ़ने हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बाजीराव के बाद हमारा नए पेशवा जो आए थे वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, ओके, थैंक यू।